हेलो लर्नर्स। तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाले चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाले चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशन का बेसिक्स, यानी कि हम ये समझेंगे कि मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है और कंसोलिडेशन क्या होता है, और इसे हम टेक ओवर क्यों कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि सिनर्जी का क्या मतलब है। उसके बाद हम देखेंगे कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, यानी कि पीसी क्या होता है। फिर हम देखेंगे एक्सचेंज रेशियो कैसे निकल के आएगा, कि एक्सचेंज रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, वो देखेंगे। फिर हम वैल्यूएशन देखेंगे, जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर, इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर और मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं। उसके बाद हम लोग टी टेबल में जाएंगे। टी टेबल यानी कि प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर के कुछ फॉर्मूले मैं आपको सिखाऊंगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग्स ड्यू टू मर्जर कैसे निकालते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इम्पैक्ट ऑन ईपीएस वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम बात करेंगे गेन और लॉस ऑफ द मार्केट वैल्यू ड्यू टू मर्जर, ये कैसे निकलेगा। फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फिर हम देखेंगे बुक वैल्यू वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फिर हम देखेंगे कि जब दो बैंक आपस में मर्जर करने जा रहे हैं या एक बैंक दूसरे बैंक को अक्वायर करने जा रहा है तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैश फ्लो का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखेंगे। डिविडेंड का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखेंगे। फिर हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी कि ईवीए का कंसेप्ट सीखेंगे। वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन से 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप ईवीए कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा वो भी हम देखेंगे। ईवीए डिविडेंड क्या होता है वो देखेंगे, और कैलकुलेट कैसे होता है वो देखेंगे। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को समझेंगे कि फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है राइटिंग ऑफ द लॉसेस, यानी कि पीएनएल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस खड़ा है बैलेंस शीट में उसको ख़त्म कर देना, यानी कि उस अकाउंट को ख़त्म कर देना जो कि है पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस जो बैलेंस शीट में खड़ा है। उसको अगर हम ख़त्म कर देते हैं इसका मतलब हमने लॉसेस को राइट ऑफ कर दिया। कुल मिला के हमने फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कर ली। उसके बाद हम डी मर्जर डिस्कस करेंगे कि डी मर्जर क्या होता है, और कुछ स्टैंड अलोन क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए थे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मर्जर की, कि मर्जर क्या होता है। मान के चलो दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी बी अगर कंपनी ए में मर्ज होने जा रही है तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि कंपनी बी को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा और कंपनी ए ही ज़िंदा रहेगी, और उसके एसेट्स बढ़ जाएंगे और लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। नोट, मर्जर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमलगमेशन। तो अगर दो कंपनियों के बीच में मर्जर होने जा रहा है, यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज होने जा रही है, उसका मतलब ये होता है कि पहली वाली कंपनी, मेरे एग्जांपल में कंपनी नंबर बी को डिज़ोल्व कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। उसके सारे एसेट्स कंपनी ए को मिल जाएंगे, जिसके कारण कंपनी ए के एसेट्स बढ़ जाएंगे, और उसके सारी लाइबिलिटीज़ कंपनी ए को मिल जाएंगे, यानी कि कंपनी ए के लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से मर्जर काम करता है, जहाँ पर एक कंपनी को डिज़ोल्व कर देते हैं और दूसरी कंपनी के पास उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन का मतलब होता है जब कंपनी बी को अक्वायर कर लिया गया बाय कंपनी ए, तो हम कहेंगे कि कंपनी ए के पास कंप्लीट कंट्रोल आ गया कंपनी बी का। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि कंपनी बी को डिज़ोल्व नहीं करेंगे। जब भी एक्विजिशन की बात आती है, एक्विजिशन का मतलब होता है सामने वाले पर पूरा कंट्रोल ले लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को डिज़ोल्व कर देना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर लेगी, मेरे एग्जांपल में अगर कंपनी बी को कंपनी ए ने अक्वायर कर लिया, तो कंपनी ए के पास कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा कंपनी बी का, लेकिन कंपनी बी को डिज़ोल्व नहीं करेंगे, उसको ज़िंदा रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्विजिशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है। कंसोलिडेशन में अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कंसोलिडेट होने जा रही है तो दोनों कंपनियों को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। यानी मेरे एग्जांपल में कंपनी ए को भी डिज़ोल्व कर देंगे, कंपनी बी को भी डिज़ोल्व कर देंगे, और एक नई कंपनी बना लेंगे, फॉर एग्जांपल कंपनी सी।
और इस नई कंपनी के पास यानी कि कंपनी सी के पास कंपनी ए के एसेट्स आ गए, कंपनी बी के एसेट्स आ गए, कंपनी ए की लाइबिलिटीज़ आ गई और कंपनी बी की लाइबिलिटीज़ आ गई। ठीक है, तो दिस इज योर कंसोलिडेशन। फॉर सिंप्लिसिटी इन दिस चैप्टर, चाहे कहीं पर मर्जर लिखा हो या एक्विजिशन लिखा हो, कंसोलिडेशन लिखा हो, बाय आउट लिखा हो, सबका मतलब हम लोग टेक ओवर लेके चलेंगे। एक्चुअली में यानी कि रियल लाइफ में एक्विजिशन का मतलब अलग है, बाय आउट का मतलब अलग है, कंसोलिडेशन का मतलब अलग है और मर्जर का मतलब अलग है। बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर हम लोग इन सब का मतलब एक ही लेके चलेंगे, यानी टेक ओवर लेके चलेंगे। यानी कि मैं हर बार यही कहूँगा कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया। उसका जो नेचर है यानी कि मर्जर एक्विजिशन, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो फॉर सिंपलिसिटी इन दिस चैप्टर हम इन सब चीज़ों को टेक ओवर समझेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर आखिर करती क्यों है। तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जिस फील्ड ऑफ बिजनेस, मतलब जिस इंडस्ट्री में या जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, उस सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर में मेरा इंटरेस्ट है, मतलब उसमें भी मुझे बिजनेस करना है, तो मैं वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। और डाइवर्सिफिकेशन का बेस्ट तरीका होता है कि किसी और कंपनी को अक्वायर कर लें। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ, यानी कि मैं सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, और मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी चालू करूँ, जिससे कि मुझे फ़ायदा हो। मैं बिलोंग तो करता हूँ सीमेंट इंडस्ट्री से, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो काम का करने का तरीका है, वो पूरा का पूरा सीमेंट इंडस्ट्री से लिंक्ड है। मुझे इसकी नॉलेज तो पूरी है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की नॉलेज पूरी नहीं है। मेरा सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि मैं उस सेक्टर में एंटर करूं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊं। तो मेरे पास दो रास्ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंटर करने के। पहला तो है कि मैं खुद की एक नई कंपनी चालू करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और दूसरा रास्ता है कि मैं किसी और कंपनी को जो सेक्टर में एक्टिव है उसको बाय कर लूँ। फ़ायदे क्या होंगे बाय करने के? फ़ायदे ये मिलेंगे कि सिंस मुझे नॉलेज नहीं है आईटी सेक्टर का, मुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आईटी सेक्टर का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। दूसरी बात, ऑलरेडी उस कंपनी ने, मतलब ऑलरेडी आईटी सेक्टर की कंपनी ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए होंगे, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले होंगे। यानी कि वहाँ का जो स्टाफ है वो ट्रेंड स्टाफ है, मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी तो मुझे तब मेहनत करनी पड़ेगी जब मैं खुद की न्यू कंपनी फ्रॉम स्क्रैच चालू करूं। वहाँ पे मुझे स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, खुद को भी समझना पड़ेगा, उन्हें भी समझाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे केस में यानी टेक ओवर के केस में मुझे ट्रेंड स्टाफ तुरंत मिल जाएगा, और अगर आने वाले 5 साल में मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं तुरंत उसे एनकैश कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक्टिव है मार्केट में, उसका सप्लाई चेन ऑलरेडी एक्टिव है, सिर्फ मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो टेक ओवर करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है डाइवर्सिफिकेशन। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कदम रखने का बेस्ट तरीका होता है कि दूसरी कंपनी को बाय कर लो। ग्रोथ, यहाँ पर इंस्टेंट ग्रोथ लिखा है। ग्रोथ दो तरीके की होती हैं, एक होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक होता है इंस्टेंट ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब ये है कि आपने कोई कंपनी चालू की, फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टार्टअप है, आपने चालू किया फ्रॉम स्क्रैच, आपने अपना ब्रांड बनाया, उसमें बहुत साल लग गए, आपने बहुत सारे स्टाफ को हायर किया, अलग अलग सिटीज़ में आपने एक्सपैंड किया और तब जाके एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। दिस इज़ ऑर्गेनिक ग्रोथ। और इंस्टेंट ग्रोथ का मतलब ये है कि ऑलरेडी कोई कंपनी अच्छा ग्रो कर चुकी है, वो मार्केट में आ चुकी है, बहुत सारे लोगों को उसका नाम पता है, बहुत सारे सप्लायर उससे जुड़े हैं और बहुत सारे कस्टमर भी उससे जुड़े हैं। आपने जाके पैसा दिया या फिर कुछ और दिया, यानी कि परचेस कंसिडरेशन दिया, और आपने उस कंपनी को ख़रीद लिया। अगर आप उस कंपनी को ख़रीद लोगे तो इतने सालों की जो मेहनत है जो उन लोगों ने की उस कंपनी में, तुरंत आप उसको परचेस कर लोगे। यानी कि अब आपको स्क्रैच से चालू नहीं करना पड़ेगा, तो आपको इंस्टेंट ग्रोथ मिल जाएगी। एलिमिनेट द कंपटीशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक सेक्टर में 5 कंपनीज एक्टिव हैं और आपने किसी दो अलग कंपनीज को बाय कर लिया, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर में दो कंपनियां और समा जाएगी, यानी कि मर्ज हो जाएंगी। अब मार्केट में सिर्फ 3 कंपनी एक्टिव है और आपके पास अगर 10% मार्केट शेयर था,
और बाकी दो कंपनीज के पास कुल मिला के 25% मार्केट शेयर था, अब आपके पास टोटल 10 + 25 35% का मार्केट शेयर हो जाएगा। यानी कि 10% का मार्केट शेयर अब बढ़ के आपके पास हो गया 35% मार्केट शेयर। साथ ही साथ कल तक आप अलग अलग 4 कंपनियों के साथ compete कर रहे थे, अब आपको सिर्फ 2 कंपनियों के साथ compete करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट द कंपटीशन लीडिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर। टैक्सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी को आपने बाय कर लिया, देन इट विल सम हाउ हेल्प यू इन डिक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स एंड देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ टैक्स। तो टेक ओवर के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार से होते हैं। दिस लीड्स टू सिनर्जी। सिनर्जी का क्या मतलब है? सिनर्जी का मतलब होता है इंक्रीज इन परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंबाइंड कंपनी विल बी मोर एज कंपेयर टू परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी ए अलोन एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी बी अलोन। मेरे एग्जांपल में मैंने कंपनी और कंपनी बी लिया था, तो अगर दोनों कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी ए इज़ एडेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी बी, तो जो कंबाइंड कंपनी की परफॉर्मेंस होगी वो दोनों कंपनी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा होगी। हिंदी में एक सेइंग है कि 1 और 1 11 के बराबर होते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सिनर्जी बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि जो मैंने अभी ऊपर बात किया कि लोग टेक ओवर क्यों करते हैं, उससे जो सिनर्जी बेनिफिट्स होते हैं उससे एक्चुअली 1 और 1 11 के बराबर होते हैं। वैसे तो मैथमेटिकली 1 + 1 शुड बी इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि 1 + 1 इज इक्वल टू 11, यानी कि 11 - 2 9 का सिनर्जी बेनिफिट्स मिल रहे हैं मुझे। तो सिनर्जी का क्या मतलब है? सिनर्जी का मतलब है द इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंबाइंड कंपनी एज कंपेयर्ड टू द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज ऑफ द इंडिविजुअल कंपनीज। ठीक है, तो 1 और 1 11 ये बहुत अच्छा तरीका है सिनर्जी को समझने का, कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं टेक ओवर के, जिससे कि सिनर्जी बेनिफिट्स कंपनियों को मिल पाता है। कंपनी जो है यानी कि कंबाइंड कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाती है और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। कंपनी ए ने अगर कंपनी बी को अक्वायर किया, तो कंपनी बी को मैं कहूँगा अक्वायर्ड कंपनी और कंपनी ए को मैं बोलूँगा अक्वायरर कंपनी। इसे हम टारगेट कंपनी यानी कि अक्वायर्ड कंपनी को टारगेट कंपनी भी कहते हैं और अक्वायरर को अक्वायरिंग कंपनी भी कहते हैं। अब होगा क्या, किसी भी कंपनी को अगर आपको अक्वायर करना है तो उसके शेयर्स आपको बाय करने पड़ेंगे, यानी कि शेयर होल्डर से आपको शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी बाय करने पड़ेंगे, जिसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। तो जो भी आप देंगे, वॉट एवर यू विल गिव, यानी कि वॉट एवर द एक्वायरर कंपनी विल गिव टू द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी, दैट विल बी नोन एज परचेज कंसिडरेशन। और उससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी हैंड ओवर कर देंगे एक्वायरर कंपनी को, और इस तरीके से एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर पाएगी। तो जब भी हम सुनते हैं कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया, इसका मतलब ये होगा कि शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी से शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी एक्वायरर कंपनी ने बाय कर लिया। परचेज कंसिडरेशन देने के 3 अलग अलग मेथड होते हैं। पहला होता है कि 100% न्यू शेयर्स ऑफ द एक्वायरर, यानी कि इसे हम ऑल स्टॉक डील या फिर ऑल इक्विटी डील भी बोलते हैं, जहां पर जो परचेज कंसिडरेशन है दैट इज़ इन द नेचर ऑफ शेयर्स, यानी कि मैंने अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर से अक्वायर्ड कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए और उनको अपने शेयर्स दे दिए, 100% शेयर्स दे दिए, तो उसे मैं कहूँगा ऑल स्टॉक डील या फिर ऑल इक्विटी डील। दूसरा तरीका है 100% कैश पेमेंट, यानी कि मैंने टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स से शेयर्स ले लिया और उन्हें पैसा यानी कि कैश दे दिया, उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, जिसे हम ऑल कैश डील बोलते हैं। या फिर मिक्स ऑफ न्यू शेयर्स एंड कैश, कैश एंड स्टॉक डील, जहाँ पर थोड़े से कैश दिए और थोड़ा सा शेयर्स दिया। तो इस तरीके से अक्वायरिंग कंपनी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करती है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। क्यों करती है? क्योंकि उसे शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी चाहिए रहते हैं। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया थ्रू अ स्टॉक डील, यानी कि जहाँ पर 100% स्टॉक डील है, जहाँ पे एक कंपनी के शेयर्स मुझे मिले और दूसरी कंपनी को मैंने अपने शेयर्स दे दिए। या फिर कैश डील सुना होगा, या फिर कैश एंड स्टॉक डील सुना होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेशियो की। मान के चलो एक अक्वायरर कंपनी है और एक अक्वायर्ड कंपनी है। अक्वायरर कंपनी ने अक्वायर्ड कंपनी को टेक ओवर कर लिया, यानी कि अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर से शेयर्स परचेज कर लिए। अभी एक शेयर ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी 20 रुपये का है मार्केट में, यानी कि जिसे हम ओल्ड यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर्स बोलेंगे। अब मैंने क्या किया, यानी कि अक्वायरर कंपनी ने क्या किया, अपने न्यू शेयर्स इशू कर दिए 40 रुपये वाले। मतलब अक्वायरर कंपनी का एक शेयर 40 रुपये का है और अक्वायर्ड कंपनी का एक शेयर 20 रुपये का है। तो 40 रुपये का शेयर दे दिया, 20 रुपये का शेयर ले लिया, यानी कि जिसके पास 1 शेयर ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी था उसको कितने शेयर मिलेंगे, तो उसको कायदे से 0.5 शेयर मिलने चाहिए, क्योंकि 0.5 ऑफ 40 इज इक्वल टू 20। यानी कि अगर मेरे पास एक शेयर है अक्वायर्ड कंपनी का जो कि 20 रुपये का है, तो मुझे 20 रुपये के वर्थ का ही दूसरा चीज़ मिलना चाहिए। यहाँ पर भी मुझे 0.5 शेयर मिलेगा ऑफ द अक्वायरर कंपनी, यानी कि 40 रुपये का आधा 20 रुपये। इन द चैप्टर ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि शेयर्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि रियल लाइफ में हमें पता है कि जो शेयर है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यानी कि 0.5, 0.75, 0.25 नहीं हो सकता। ये हमें भी पता है कि एक शेयर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इट विल बी एज अ होल नंबर। बट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैं ये मान के चलूँगा कि शेयर फ्रैक्शन में हो सकते हैं, कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि जो कंसेप्ट है वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक शेयर अक्वायर्ड कंपनी का है, ये मैं दे दूंगा और मुझे 0.5 शेयर मिल जाएगा अक्वायरर कंपनी का। व्हाट इज दिस 0.5? दिस 0.5 इज द रेशियो जिसे हम एक्सचेंज रेशियो या फिर स्वैप रेशियो भी कहते हैं, कि एक शेयर मैं दे दूंगा और 0.5 शेयर मुझे मिल जाएंगे। अब 0.5 शेयर मुझे मिलने तो हैं, लेकिन ये कैसे पता चला कि मुझे 0.5 शेयर मिलने हैं? ये ऐसे पता चला कि जब मेरे पास शेयर की वैल्यू मेरे सामने होगी, तब मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे कितने शेयर मिलने चाहिए। यानी कि जब तक मुझे आप ये नहीं बताओगे कि मेरे पास जो शेयर है वो 20 रुपये का है और मुझे जो शेयर मिलने वाला है उसमें एक शेयर की वैल्यू 40 रुपये की है, तब तक क्या मैं ये नहीं कैलकुलेट कर सकता कि एक्सचेंज रेशियो क्या होने वाला है। यानी कि कुल मिला के मुझे शेयर्स की वैल्यू चाहिए ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी एंड द अक्वायरर कंपनी, यानी कि मुझे वैल्यूएशन चाहिए। मतलब मुझे वैल्यूएशन का ज्ञान होना चाहिए, वैल्यूएशन की नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं एक्सचेंज रेशियो निकाल पाऊंगा। वैल्यूएशन को बहुत अच्छे तरीके से हमने इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशन कोई भारी सा वर्ड नहीं होता, उसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि शेयर की प्रेजेंट वैल्यू निकालना, यानी आज की वैल्यू निकालना। तो अगर आप कभी भी किसी शेयर की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होगे, तो मैं कहूँगा कि आपने शेयर्स की वैल्यूएशन की। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप वैल्यूएशन का मतलब शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू को लेके चलें, यानी कि शेयर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। इक्विटी वैल्यूएशन में मैंने आपको बताया था कि एक शेयर की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो या तो IV0 हो सकती है या P0 हो सकती है, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर हो सकती है या फिर एक्चुअल प्राइस पर शेयर हो सकती है। प्रेजेंट वैल्यू दो तरीके की होती हैं, एक शुड बी प्राइस और एक एक्चुअल प्राइस। शुड बी प्राइस को IV0 बोलते हैं, एक्चुअल प्राइस को P0 बोलते हैं। ये चीज़ हमने सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर में डिस्कस की थी। अगर आप IV0 को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, और अगर आप P0 को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। अगर आप इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी में इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दोगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा, और एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी में एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दोगे तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। दिस वैल्यू ऑफ बिजनेस, वेदर इट इज़ इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेस और एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस, कहलाता है कंपनी वैल्यूएशन या फिर बिजनेस वैल्यूएशन या फिर कॉरपोरेट वैल्यूएशन। तो इस तरीके से मैंने आपको लिंक करके बताया था कि सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर इज लिंक्ड विद द इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर, एंड इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर इज लिंक्ड विद द मर्जर एंड एक्विजिशन वाला चैप्टर, जहाँ पर पूरी की पूरी कंपनी का वैल्यूएशन आपको चाहिए रहता है टू डिसाइड वेदर टू डू द मर्जर और नॉट। ठीक है। तो अगर आपने एक शेयर का वैल्यूएशन किया तो मैं कहूँगा इक्विटी वैल्यूएशन, और अगर आपने सारे के सारे शेयर्स का वैल्यूएशन कर लिया तो मैं कहूँगा कंपनी वैल्यूएशन और कॉरपोरेट वैल्यूएशन, विच इज़ हेल्पफुल इन द मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फर्म,
या फिर वैल्यू ऑफ कंपनी या फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि VOE प्लस VOD इज इक्वल टू VOB। VOE को हम कहते हैं इक्विटी वैल्यू या फिर अर्निंग वैल्यू भी हम इसे कहते हैं, और VOB को हम एंटरप्राइज वैल्यू भी कहते हैं। तो कहीं पर अगर एंटरप्राइज वैल्यू लिखा हो उसका मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस होता है, यानी कि VOB होता है। Please revise the concept of equity valuation EPS taught by me in the equity valuation chapter। तो आने वाला डिस्कशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा अगर आपको इक्विटी वैल्यूएशन के कुछ कुछ कंसेप्ट्स जो मैंने आपको बताए थे, यानी कि इक्विटी क्या होता है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, EPS कैसे निकालते हैं, अगर आपको वो क्लियर होगा तो आने वाला डिस्कशन फ्रूटफुल होगा। तो चलिए बेसिक्स में बात करते हैं टी टेबल की, जो मैं कह रहा था। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं प्री मर्जर यानी कि बिफोर मर्जर, अक्वायरर, अक्वायर्ड। EPS निकालना अगर है आपको बिफोर मर्जर अक्वायरर कंपनी का, तो निकलेगा अक्वायरर का EF और ESH अपॉन अक्वायरर का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और अक्वायर्ड का अगर आपको EPS निकालना है तो अक्वायर्ड का EF और ESH अपॉन अक्वायर्ड का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आपको MPS निकालना है यानी कि मार्केट प्राइस और शेयर निकालना है तो P ऑफ द अक्वायरर को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है विद द EPS जो आपने पहले कैलकुलेट किया इन द केस ऑफ अक्वायरर, और MPS में भी सेम करना है, यानी कि P ऑफ द अक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय द EPS ऑफ द अक्वायर्ड टू अराइव एट MPS ऑफ द अक्वायर्ड। इसे टी टेबल इसलिए कहता हूँ मैं क्योंकि टी शेप का है, यहाँ पर अक्वायरर है, यहाँ पर अक्वायर्ड है। EPS और MPS प्री मर्जर हमने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सचेंज रेशो की बात कर लेते हैं। एक्सचेंज रेशो कैसे निकलता है? एक्सचेंज रेशो निकलता है अक्वायर्ड अपॉन अक्वायरर, यानी कि न्यूमरेटर आपका अक्वायर्ड रहेगा और डिनोमिनेटर आपका अक्वायरर रहेगा। लेकिन जब इसे हम पढ़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ शेयर ऑफ द अक्वायरर फॉर एवरी वन शेयर ऑफ द अक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्सचेंज रेशियो आपका है 2:1, तो अगर 2:1 को पढ़ेंगे कैसे? 2:1 को पढ़ेंगे 2 शेयर्स ऑफ द अक्वायरर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ द अक्वायर्ड। लेकिन अगर कैलकुलेट करना है डेटा को यूज़ करके तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अक्वायर्ड का डेटा न्यूमरेटर में होना चाहिए, अक्वायरर का डेटा डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि एक्सचेंज रेशो निकलता तो है अक्वायर्ड अपन अक्वायरर करके, लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन हमको लेके चलना है नंबर ऑफ शेयर ऑफ द अक्वायरर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ द अक्वायर्ड। ठीक है। इफ एक्सचेंज रेशियो गिवन इन क्वेश्चन यूज दैट, if exchange ratio not given in the question then use the exchange ratio based on current market prices, यानी कि acquired का MPS अपन acquirer का MPS। तो अगर exchange ratio निकालने का तरीका क्वेश्चन में दिया हुआ है या फिर exchange ratio निकाल के क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वही वाला यूज़ करना। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको क्या करना है? आपको exchange ratio based on current market prices खुद से कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होगा acquired अपन acquirer। यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि अक्वायर्ड को न्यूमरेटर में रखना है, अक्वायरर को डिनोमिनेटर में रखना है, लेकिन क्या रखना है? तो मार्केट प्राइस पर शेयर को, यानी कि अक्वायर्ड का MPS न्यूमरेटर में, अक्वायरर का MPS डिनोमिनेटर में, टू अराइव एट द एक्सचेंज रेशियो। और एक बार अगर आपने एक्सचेंज रेशियो निकाल लिया तब आप उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ शेयर ऑफ द अक्वायरर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ द अक्वायर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्री मर्जर का टी टेबल देख लिया और एक्सचेंज रेशियो समझ लिया। अब हम बात करेंगे पोस्ट मर्जर टी टेबल की, यानी कि आफ्टर मर्जर अगर आपको EPS और MPS वगैरह निकालना है तो अगर आफ्टर मर्जर आपको, यानी कि पोस्ट मर्जर आपको अक्वायरर का EPS निकालना है तो कंबाइंड EF और ESH अपॉन कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज द फॉर्मूला। ठीक है। अब कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और कंबाइंड EF और ESH कैसे निकलेगा? तो कंबाइंड EF और ESH में कुछ नहीं करना है, अक्वायरर कंपनी का EF और ESH प्लस अक्वायर्ड कंपनी का EF और ESH दोनों को जोड़ देना है तो कंबाइंड EF और ESH आ जाएगा। लेकिन कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेगा? चलिए डिस्कस करते हैं। कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकलेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द अक्वायरर, यानी कि उसके पास ऑलरेडी जो शेयर्स इशू कर रखे हैं अक्वायरर के पास, उसमें हम जोड़ देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द अक्वायरर न्यू, यानी कि दीज आर द शेयर्स issued to the acquired company shareholders, which will be calculated using the formula number of shares of the acquired company multiplied by the exchange ratio. So for example, exchange ratio is 0.5:1 and 10 shares are only there in the acquired company। मतलब acquired company में सिर्फ 10 शेयर हैं। अब इन 10 शेयर के बदले
मैं अपने कितने शेयर दूंगा, तो मैं दूंगा 10 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.5:1, यानी कि 5 शेयर दूंगा। यानी कि एक्वायरर कंपनी अपने 5 शेयर नया इशू करेंगे, यानी कि न्यू इशू करेंगे, जो कि अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर तो 5 आ गया, और यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे अक्वायरर कंपनी के इशू हो रखे, उसमें जोड़ देंगे 5 को, तो हमारा आ जाएगा कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सिंस आ चुका है, हम निकाल सकते हैं EPS ऑफ द एक्वायरर, यानी कि कंबाइंड EF और ESH अपॉन कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। MPS ऑफ द एक्वायरर कैसे आएगा, तो MPS ऑफ द एक्वायरर का फॉर्मूला तो वही रहेगा, यानी कि P ऑफ द एक्वायरर मल्टीप्लाई बाय द EPS ऑफ द एक्वायरर जो हमने अभी निकाला। PE ऑफ द एक्वायरर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे कि P ऑफ द एक्वायरर रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर मर्जर। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ऐसा किया था कि जहाँ पर हमने P ऑफ द एक्वायरर बिफोर मर्जर को अज्यूम किया था कि दैट इज़ द P ऑफ द एक्वायरर आफ्टर मर्जर, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द MPS ऑफ द एक्वायरर। तो अगर P ऑफ द एक्वायरर क्वेश्चन में दिया हुआ है पोस्ट मर्जर, तो हमें वही वाला यूज़ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब हम ये अज्यूम करेंगे कि P of the acquirer before merger is equal to P of the acquirer after merger, and will multiply the EPS of the acquirer to arrive at the MPS of the acquirer। acquired कंपनी की बात कर लेते हैं। acquired कंपनी के केस में हम EPS निकालेंगे acquired कंपनी का, जो कि थ्योरेटिकल होगा। ये थ्योरेटिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ये मान रहा हूँ कि मर्जर हो रहा है। अगर मर्जर हो रहा होता है तो acquired कंपनी को डिज़ोल्व कर देते हैं, तो अगर डिज़ोल्व कर दोगे तो वो एग्जिस्टिंग नहीं है, तो जो भी EPS आप निकाल रहे हो वो तो थ्योरेटिकल होगा ना, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है कंपनी, तो उसका EPS कैसे निकलेगा। तो EPS ऑफ द एक्वायर्ड इज थ्योरेटिकल, जो कि होगा एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय द EPS ऑफ द एक्वायरर जो अपने पहले निकाला। सेम गोज फॉर MPS ऑफ द एक्वायर्ड, दिस इज ऑल्सो थ्योरेटिकल। आप एक्सचेंज रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे MPS ऑफ द एक्वायरर टू अराइव एट द MPS ऑफ द एक्वायर्ड। तो ये टी टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एग्जाम के लिए, प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। एक्वायरर, एक्वायर्ड, EPS ऑफ द एक्वायरर, EPS ऑफ द एक्वायर्ड, MPS ऑफ द एक्वायरर, MPS ऑफ द एक्वायर्ड। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर। गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर का मतलब ये होता है कि गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग्स ड्यू टू मर्जर, यानी कि गेन और लॉस किस चीज़ का। तो गेन और लॉस EF और ESH का, यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैसे निकलता है। तो इस फॉर्मेट से निकलता है जो मैंने आपके सामने रखा है। पर्टिकुलर्स, एक्वायरर कंपनी, एक्वायर्ड कंपनी। सबसे पहले हम लिख लेंगे EF और ESH बिफोर मर्जर दोनों कंपनीज़ का। फिर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर दोनों कंपनीज़ का। तो हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी लिख लिया और EF और ESH भी लिख लिया। फिर 1/2 करेंगे, यानी EF और ESH अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कि EPS का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास EPS आ जाएगा बिफोर मर्जर 1/2। ठीक है, फिर हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर लिख लेंगे। आफ्टर मर्जर तो एक्वायरर कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सेम ही होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 100 शेयर्स है तो यहाँ पर भी 100 शेयर्स होगा। लेकिन एक्वायर्ड कंपनी के केस में अगर उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स को मैंने अपने शेयर दे दिए और उनके शेयर खरीद लिए, तो मैं अपने शेयर सिंस दूंगा। सो न्यू अक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स विल बी गिवन टू द अक्वायर्ड कंपनी शेयर होल्डर्स। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर मर्जर विल बी ओल्ड एग्जिस्टिंग अक्वायरर कंपनी के शेयर्स एंड न्यू अक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स। फिर हम निकालेंगे EPS आफ्टर मर्जर टी टेबल को यूज़ करके। तो जो टी टेबल मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, जिसके फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए, वो आपको यूज़ करना है टू अराइव एट द EPS आफ्टर मर्जर। यहाँ पर आप EPS निकाल लोगे अक्वायर कंपनी का और अक्वायर्ड कंपनी का। यहाँ पर आप एक्चुअल निकालोगे, यानी कि एक्चुअल EPS ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी, विच विल बी नथिंग बट द अक्वायरर कंपनी का EPS। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है ये बात कि अभी अक्वायर्ड कंपनी बची नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं है। और जो भी अगर एग्जिस्टेंस में है भी, तो उसके सारे के सारे शेयर्स अक्वायरर कंपनी के पास आ चुके हैं। यानी कि अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर अब बन चुके हैं अक्वायरर कंपनी के शेयर होल्डर। अभी उनके पास अक्वायर्ड कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है। जो भी शेयर अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर के पास है वो शेयर अक्वायरर कंपनी का है। यानी कि मेरे पास आज जो भी शेयर है वो नए कंपनी का है, यानी अक्वायरर कंपनी का है। तो मेरे पास जो शेयर होगा उसी का मेरे पास EPS भी होगा, यानी कि उसी का EPS ही मैं कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पर अक्वायरर कंपनी का EPS विल बी इक्वल टू द अक्वायर्ड कंपनी EPS। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मेरे पास जो भी शेयर हैं, अगर मैं अक्वायर्ड कंपनी का शेयर होल्डर हुआ करता था, तो मेरे पास अभी जो शेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अक्वायरर कंपनी के शेयर हैं।
मेरे पास अक्वायर्ड कंपनी का कोई शेयर नहीं है, वो मुझसे ले लिया गया था और मुझे अक्वायरर कंपनी का शेयर दे दिया गया। तो सिंस मुझे अक्वायरर कंपनी का शेयर दे दिया गया, मेरे पास जो भी शेयर है वो अक्वायरर कंपनी का है। इसलिए यहाँ पे मैं ये कहूँगा दैट द ईपीएस आफ्टर मर्जर ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी एक्चुअल इज नथिंग बट द अक्वायरर कंपनी का ईपीएस। बट ऊपर जो टेबल मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले, ये वाला, यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यूज़ निकाले। लेकिन जब मैं एक्चुअल रियल लाइफ की बात करूँगा तो एक्चुअली में मेरे पास तो कोई शेयर है ही नहीं अक्वायर्ड कंपनी का। मेरे पास जो भी शेयर है वो अक्वायरर कंपनी का है, जिसने मुझे टेक ओवर कर लिया, यानी मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो उसी का ईपीएस में लेके चलूँगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी, मतलब यहाँ पर अगर 10 लिखा है तो यहाँ पर भी मैं 10 ही लिखूँगा। ईएफ और ईएसएस निकालूंगा 4 इंटू 5 करके, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर मल्टीप्लाई बाय द ईपीएस आफ्टर मर्जर। तो मेरा ईएफ और ईएसएस आफ्टर मर्जर आ जाएगा। अब मैं गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स निकालूंगा 6 माइनस 1, यानी कि ईएफ और ईएसएस आफ्टर मर्जर क्या हो गया माइनस ईएफ और ईएसएस बिफोर मर्जर क्या था। तो 6th पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स, यानी कि ई एफ और ई एस एच आफ्टर मर्जर माइनस ई एफ और ई एस एच बिफोर मर्जर। तो एक तरीके का फॉर्मेट है टू कैलकुलेट द गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर विच इज़ नथिंग बट द गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग्स ड्यू टू मर्जर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन ईपीएस। हियर यूज थ्योरेटिकल ईपीएस इन केस ऑफ अक्वायर्ड कंपनी। इसका मतलब ये है कि जब आपको इम्पैक्ट ऑन ईपीएस क्वेश्चन मांगेगा कि इम्पैक्ट ऑन ईपीएस निकाल के दो, तब आपको थ्योरेटिकल ईपीएस यूज़ करना है। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसके फॉर्मेट में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन अक्वायरर कंपनी, फिर अक्वायर्ड कंपनी। सबसे पहले हम लिखेंगे ई एफ और ई एस एच बिफोर मर्जर, अक्वायरर कंपनी का और अक्वायर्ड कंपनी का। फिर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर, अक्वायरर कंपनी का और अक्वायर्ड कंपनी का। अक्वायरर कंपनी का मतलब होता है जिस कंपनी ने टेक ओवर किया, और अक्वायर्ड कंपनी का मतलब होता है टारगेट कंपनी, यानी कि जो कंपनी टेक ओवर हुई। तो हम 1/2 कर देंगे, यानी कि ई एफ और ई एस एच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमारा ई पी एस आ जाएगा अक्वायरर कंपनी का और अक्वायर्ड कंपनी का। इसके बाद हम ई पी एस निकालेंगे आफ्टर मर्जर, यानी कि पोस्ट मर्जर, यूजिंग द टी टेबल। जो टी टेबल मैंने आपको सिखाया था, जहाँ पर पोस्ट मर्जर वाले फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे ई पी एस के, वो आपको यूज़ करना है फॉर द एक्वायरर कंपनी एंड फॉर द अक्वायर्ड कंपनी। यानी कि अक्वायर्ड कंपनी का आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल ई पी एस आफ्टर मर्जर यूज़ करना है। एक बार मैं आपको टी टेबल दिखा देता हूँ जो मैंने आपको सिखाया था। ये देखिए, टी टेबल मैंने सिखाया था पोस्ट मर्जर दैट इज़ आफ्टर मर्जर, और यहाँ पर मैंने कहा था कि सिंस अक्वायर्ड कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसका जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल कर रहे हैं। यानी कि जो ईपीएस ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी यहाँ पर निकल के आ रहा है, यानी कि एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय द ईपीएस ऑफ द एक्वायरर, वो थ्योरेटिकल है। और एमपीएस जो हम निकाल रहे हैं अक्वायर्ड कंपनी का थ्योरेटिकल, यानी कि एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय द एमपीएस ऑफ द एक्वायरर, ये दोनों वैल्यूज़ थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि हमने पेन और पेपर यूज़ करके, यानी कि फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट किया है। मार्केट में, यानी कि एक्चुअल रियल लाइफ के मार्केट में, एक्वायर्ड कंपनी का कोई भी शेयर ट्रेड नहीं हो रहा, इसलिए वहाँ पर ईपीएस और एमपीएस का डेटा नहीं मिल पाएगा क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसलिए हम इसे थ्योरेटिकल कहेंगे। तो इम्पैक्ट ऑन ईपीएस निकालते समय हमें थ्योरेटिकल ईपीएस को यूज़ करना है जो हमने फॉर्मूला में सीखा। तो हमारा ईपीएस आफ्टर मर्जर आ जाएगा। तो हम इम्पैक्ट ऑन ईपीएस निकाल लेंगे, यानी कि 4 माइनस 3, यानी कि ईपीएस आफ्टर मर्जर माइनस ईपीएस बिफोर मर्जर। ठीक है, 4 माइनस 3 में अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे कि हाँ ईपीएस बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज इन द ईपीएस हो गया। और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि ईपीएस डिक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल, मेरा ईपीएस बिफोर मर्जर था 4 और मेरा ईपीएस आफ्टर मर्जर हो गया 5। तो सिंस एक्वायरर कंपनी का जो एक शेयर है उसके पीछे जो ईपीएस था वो 5 हो गया आफ्टर मर्जर, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 का इंक्रीज हुआ, यानी कि द ईपीएस आफ्टर मर्जर इज़ मोर देन द ईपीएस बिफोर मर्जर, यानी कि 5 इज़ मोर देन 4, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हो गया ईपीएस ऑफ द एक्वायरर कंपनी बाय 1 रुपीज़ पर शेयर।
तो इस तरीके से इम्पैक्ट ऑन ईपीएस का क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको थ्योरेटिकल ईपीएस यूज़ करना है इन केस ऑफ अक्वायर्ड कंपनी। तो यहाँ पर मैंने समराइज किया है गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर में क्या करना है और इम्पैक्ट ऑन ईपीएस में क्या करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर में मैंने आपको बताया था कि गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग्स ड्यू टू मर्जर, यानी कि गेन और लॉस ऑफ द ईएफ और ईएसएच ड्यू टू मर्जर, वहाँ पर आपको एक्चुअल ईपीएस यूज़ करना है ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी आफ्टर मर्जर, विच इज़ नथिंग बट द एक्चुअल ईपीएस फॉर द अक्वायरर कंपनी आफ्टर मर्जर। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि सिंस अभी अक्वायर्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो बन चुके हैं अक्वायरर कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनके पास जो भी शेयर हैं वो अक्वायरर कंपनी का शेयर है, यानी कि उनके पास जो शेयर है उसका ईपीएस होगा एक्चुअल ईपीएस फॉर द अक्वायरर कंपनी, विच विल बी नथिंग बट द एक्चुअल ईपीएस फॉर द अक्वायर्ड कंपनी। बट इन द केस ऑफ इम्पैक्ट ऑन ईपीएस जो हमने अभी सीखा, यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल ईपीएस यूज़ करना है, यानी कि टी टेबल यूज़ करना है और थ्योरेटिकल ईपीएस यूज़ करना है। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर एंड इम्पैक्ट ऑन ईपीएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू मर्जर, विच इज़ मोर और लेस द गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर, बट उसमें हमें पीई रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है। तब गेन और लॉस क्या निकालना है, तब गेन और लॉस हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट वैल्यू टू द शेयर होल्डर ड्यू टू मर्जर निकालना है, यानी कि गेन और लॉस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन और गेन और लॉस ऑफ द मार्केट वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू मर्जर। इसका भी फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट वैल्यू लेंगे बिफोर मर्जर। मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर हम लेंगे अक्वायरर कंपनी का और अक्वायर्ड कंपनी का। उसके बाद हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले लेंगे बिफोर मर्जर अक्वायरर कंपनी का और अक्वायर्ड कंपनी का। उसके बाद हम 1/2 कर देंगे, यानी कि मार्केट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमारा एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा बिफोर मर्जर अक्वायरर कंपनी का और अक्वायर्ड कंपनी का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर अक्वायर कंपनी के तो सेम रहने वाले हैं, और अक्वायर्ड कंपनी को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो डील हुई है वो ऑल स्टॉक डील हुई है, यानी कि अक्वायरर कंपनी ने अपने सारे के सारे शेयर्स दे दिए, मतलब न्यू इशू कर दिए शेयर्स, यानी कि न्यू अक्वायरर कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दिए अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को, और अक्वायर्ड कंपनी को अक्वायर कर लिया। तो यहाँ पर न्यू अक्वायरर इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर। तो एमपीएस आफ्टर मर्जर अगर हम टी टेबल यूज़ करते हैं तो हमारा आ जाएगा रुपीज़ पर इक्विटी शेयर फॉर द अक्वायरर कंपनी, और यही इक्वल टू हो जाएगा विद द अक्वायर्ड कंपनी एमपीएस। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर के पास अक्वायर्ड कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है, उनके पास जो भी शेयर है वो अक्वायरर कंपनी का शेयर है। तो अगर मेरे पास अक्वायरर कंपनी का एक शेयर है और वो 20 रुपये का है, यानी कि 20 रुपये की मार्केट प्राइस पर शेयर का है, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे पास जो शेयर हुआ करता था उसकी मार्केट प्राइस क्या हुआ करती थी। मेरे को तो यही ध्यान रखना है कि आज यानी कि टेक ओवर के बाद मेरे पास जो शेयर पड़ा है वो नई कंपनी का पड़ा है, यानी कि अक्वायरर कंपनी का पड़ा है, और उसका वैल्यू यानी कि उसका मार्केट प्राइस 20 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू, यानी कि अगर यहाँ पे 15 रुपये लिखा है तो यहाँ पर भी हम 15 रुपये ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर 4 × 5 कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई विद द एमपीएस आफ्टर मर्जर, देन विल अराइव एट द मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर। मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर आ चुकी है, और मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर हमने स्टार्टिंग में ले लिया था। तो गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स निकलेगा 6 - 1, यानी कि मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर माइनस मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर। और इसके बाद अगर हमको पर शेयर निकालना है तो हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर से डिवाइड करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है कि गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स को अगर हमें गेन और लॉस पर शेयर बनाना है तो हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे। लेकिन कौन से इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, हम करेंगे बिफोर मर्जर वाले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, यानी कि सेकेंड नंबर पे जो हमने आइटम्स लिए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा गेन और लॉस पर शेयर आ जाएगा, यानी कि 7/8। इस तरीके से गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर ड्यू टू मर्जर निकल के आता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है
कि स्टार्टिंग में मैंने एक अलग फॉर्मेट सिखाया था गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर निकालने का, और वहाँ पर मैंने कहा था कि गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर का मतलब होता है गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग्स, यानी कि EF और ESH ड्यू टू मर्जर। और अभी मैं मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली में करना क्या है, तो एग्जैक्टली में आपको मैं एक समरी बताता हूँ कि एग्जाम में जो आपको हेल्प करेगी कि गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर का जब क्वेश्चन होगा तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि PE रेशियो क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया। अगर PE रेशियो क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है तो आपको MPS एंड मार्केट वैल्यू यूज़ करना है टू कैलकुलेट द गेन और लॉस। यानी कि जो हमने अभी अभी सीखा ये वाला फॉर्मेट, जहाँ पे हम मार्केट वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं और MPS को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आपको यूज़ करना है ये वाला फॉर्मेट, यानी कि मार्केट वैल्यू वाला फॉर्मेट। लेकिन अगर क्वेश्चन में पी रेशियो नहीं दिया हुआ और तब भी आपको गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर निकालना है, तब आप मेरा पहला वाला फॉर्मेट यानी कि EPS वाला और EF और ESH वाला यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द गेन और लॉस। एक बार मैं पुराना वाला फॉर्मेट आपके सामने फिर से ले आता हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहला फॉर्मेट मैंने सिखाया था गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर का, जहाँ पर मैंने कहा था गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग ड्यू टू मर्जर। ये फॉर्मेट आपको तभी यूज़ करना है जब आप ये पाएंगे क्वेश्चन में कि PE रेशो नहीं दिया हुआ। अगर P रेशो नहीं दिया हुआ तभी ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलेगा कि गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर अगर P रेशो दिया होगा तो आप यूज़ करेंगे MPS एंड दी मार्केट वैल्यूज टू कैलकुलेट द गेन और लॉस। अगर P रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप EPS एंड EF और ESH यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द गेन और लॉस। इन दोनों के अलग अलग फॉर्मेट्स मैंने आपको सिखा दिए। अब इसके अंदर में वैल्यूज़ कौन कौन सी लेती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कि हमने अभी जो सीखा कि जब भी हमको MPS या मार्केट वैल्यू यूज़ करना होता है then we use the actual MPS of the acquired company after merger, यानी कि actual MPS of the acquirer company after merger। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मैंने 15 रुपये की बात की थी कि MPS आफ्टर मर्जर ऑफ द acquired company इज इक्वल टू द MPS आफ्टर मर्जर ऑफ द acquired company, उसी की बात कर रहा हूँ कि MPS ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी इज इक्वल टू द MPS ऑफ द एक्वायर कंपनी। ये चीज़ मैंने सिखाई आपको अभी। और तब मैंने आपको सिखाया था कि वहाँ पर आपको एक्चुअल EPS यूज़ करना है इन दिस फॉर्मेट, यानी कि यूज़ द एक्चुअल EPS ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी विच इज़ नथिंग बट द एक्चुअल EPS ऑफ द एक्वायरर कंपनी। दोनों सेम है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे आपको सिखाई थी फर्स्ट फॉर्मेट में। तो ये हो गया हमारा गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर। P रेशो गिवन तो क्या करना है, P रेशो नहीं गिवन है तो क्या करना है। साथ ही साथ हमने इम्पैक्ट ऑन EPS सीखा, जहां पर हमको थ्योरेटिकल EPS ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी लेके चलना है, यानी कि T टेबल को यूज़ करके आंसर निकालना है, यानी कि इम्पैक्ट ऑन EPS। बट फॉर द पर्पस ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर आपको एक्चुअल फिगर्स लेके चलने हैं, या तो MPS अगर P रेशो दिया होगा, या तो EPS अगर P रेशो नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आई थिंक इस समरी से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो पूछा जाता है। एक्चुअली में मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो पहली बात तो अक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से होती है कि अक्वायरर को कितना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो ऑफर करना चाहिए, यानी कि अक्वायरर शुड ऑफर द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, या फिर व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द अक्वायरर कंपनी शेयर होल्डर्स। तो ये लैंग्वेज यूज़ होती है। और उसके आगे लिखा होता है विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ। विदाउट डाइल्यूशन ऑफ का मतलब होता है विदाउट द डिक्रीज इन, या तो EPS लिखा होगा या तो MPS लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में विदाउट डाइल्यूशन ऑफ EPS लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन चाह रहा है कि आप एक्सचेंज रेशियो EPS रेशियो लेके चलो, यानी कि उस क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो अक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा EPS रेशियो, यानी कि अक्वायर्ड का EPS अपॉन अक्वायरर का EPS। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ MPS, यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि आपको मार्केट प्राइस पर शेयर रेशियो यानी कि MPS रेशियो यूज़ करना है, यानी कि अक्वायर्ड का MPS अपॉन अक्वायरर का MPS, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, यानी कि क्वेश्चन में सिर्फ ये बात लिखी है कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकाल के दो, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि क्वेश्चन EPS रेशियो की बात कर रहा है। हम लोग वहाँ पर EPS रेशियो लेके चलेंगे, यानी अक्वायर्ड का EPS
अपॉन अक्वायरर का EPS, ये वाला होगा हमारा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, तो दिस इज योर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू इज़ अ वैल्यू एट विच एन आइटम इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जिस वैल्यू पर अकाउंटिंग एंट्री पास की थी। हम बहुत बार बुक वैल्यू वर्ड सुनते हैं तो उसका एक्चुअली में मीनिंग होता है कि जिस वैल्यू पर हमने एंट्री पास की, यानी कोई आइटम को डेबिट किया या कोई आइटम को क्रेडिट किया, तो हम उसकी वैल्यू बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है? बुक वैल्यू पर शेयर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो एक से डिराइव होते हैं, यानी कि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला डिराइव होता है। सबसे पहले तो हमने सीखा है कि बुक वैल्यू पर शेयर BVPS का फॉर्मूला होता है नेटवर्थ अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नेटवर्थ को हम इक्विटी भी कहते हैं, यानी कि इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी का मतलब होता है ESC प्लस PSC प्लस RNS, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर अगर कोई आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, यानी कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा कोई एक्सपेंस है, तो आप उसको माइनस कर दीजिएगा। जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो गया, या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो गया, इन सबको आप माइनस कर दीजिएगा टू अराइव एट द नेटवर्थ और द इक्विटी। इसे हम शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं। तो कुल मिला के बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होगा नेटवर्थ अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, और नेटवर्थ को हम इक्विटी भी बोलते हैं, या फिर ESC प्लस PSC प्लस RNS माइनस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं, या फिर शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मर्जर एंड एक्विजिशंस इन बैंक्स। मतलब एक बैंक अगर दूसरे बैंक के साथ मर्ज होने जा रही है, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेनली हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ जो कि बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होती है। सबसे पहली तो होती है NPA। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ अ बैंक। एक बैंक का एसेट क्या होता है? तो एक बैंक का एसेट होता है लोन और द एडवांस गिवन बाय द बैंक। तो बैंक का मेन काम होता है लोगों को लोन देना और लोगों से डिपॉजिट लेना। तो अगर मैंने, यानी अगर मैं एक बैंक हूँ, किसी को लोन दिया है, तो वो मेरा एसेट है। वो एसेट इसलिए है क्योंकि उससे मैं कुछ ना कुछ बेनिफिट कमा रहा हूँ, यानी कि उससे मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ उस लोन पर, इसलिए वो मेरे बुक्स में एसेट दिखता है। नॉन परफॉर्मिंग समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि परफॉर्म का मतलब क्या है। अगर बैंक बोल रही है कि उसके पास जो एसेट है वो परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये निकलेगा कि बैंक ने जो लोन दिया है या कोई एडवांस दिया है, उस पर उसको प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का पेमेंट कस्टमर कर रहा है। यानी कि वो जो कस्टमर है वो टाइमली इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है बैंक को, या फिर प्रिंसिपल का पेमेंट कर रहा है बैंक को, तब बैंक बोलेगी कि उसका जो एसेट है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसी से हम ये समझ सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या मतलब है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है कि नॉन पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर मोर देन 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। अलग अलग ड्यू डेट्स पर कस्टमर को बैंक को इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल का पेमेंट करना होता है। अगर उसने मोर देन 90 डेज, यानी कि लगभग 3 महीने तक पैसा नहीं दिया बैंक को, तो बैंक उस एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेती है, यानी कि NPA मान लेती है। बैंकिंग सेक्टर में एक रेशियो निकाला जाता है जिसे ग्रॉस NPA परसेंटेज कहा जाता है। ग्रॉस NPA परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ग्रॉस NPA डिवाइडेड बाय ग्रॉस एडवांसेस और लोन गिवन बाय द बैंक मल्टीप्लाई बाय 100। ये लोअर द बेटर अच्छा होता है, यानी कि किसी बैंक का जो ग्रॉस NPA परसेंटेज है वो कम से कम होना चाहिए। कोई भी रेशियो, यानी कि कोई भी परसेंटेज अगर आपको समझना है कि वो लोअर द बेटर अच्छा होता है, यानी कि कम होगा तो अच्छा होगा या ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, इसको समझने के लिए आपको न्यूमरेटर को समझना चाहिए और डिनोमिनेटर को समझना चाहिए। यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर है NPA और डिनोमिनेटर है एडवांस। अगर NPA कम से कम है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है किसी बैंक का वो कम से कम है, तो ये रेशियो जो है वो कम निकल के आएगा, यानी कि जो परसेंटेज है कम निकल के आएगा। और अगर डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, यानी कि एडवांसेस हमने बहुत सारे दिए हुए हैं और NPA जो है वो सीमित है, तो ग्रॉस NPA परसेंटेज कम निकल के आएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर दो बैंक के NPA को मैंने सामने रख दिया, यानी ग्रॉस NPA परसेंटेज को आपके सामने रख दिया, और आपसे पूछा कि कौन सी बैंक अच्छी है, तो आप उस बैंक को चूज़ करोगे जिस बैंक का ग्रॉस NPA परसेंटेज कम है। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर उस बैंक का NPA परसेंटेज कम है तो उसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं।
या तो उसका एनपीए कम है, या तो उसने एडवांसेस बहुत सारे दे रखे हुए हैं। मतलब कुल मिला के रिस्क बहुत कम है। तो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज इज लोअर द बेटर, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी आती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। दिस इज द कैपिटल दैट शुड बी एडिक्वेट टू फेस द लॉसेस, यानी कि व्हेन देयर इज एन एनपीए एंड लोन कैन नॉट बी रिकवर्ड, देन एसेट विल बिकम लॉस और एक्सपेंस, यानी कि बैड डेट। एक नॉर्मल बिजनेसमैन बहुत सारा सामान मान के चलो उधारी में देता है, यानी कि उधारी में सेल करता है, जिसे हम डेटर्स बोलते हैं। तो अगर उस डेटर ने मुझे मेरा पैसा वापस नहीं दिया, मतलब उसने मेरे को जो पैसा देना था, मतलब मैंने जो उसको सामान बेचा उसके बदले में उसको जो मुझे पैसा देना था उसने नहीं दिया, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो डेट है वो बैड हो गया, यानी कि बैड डेट हो गया। बैड डेट एक तरीके का एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। वैसे ही बैंक के साथ भी होता है कि अगर बैंक ने किसी को लोन दिया और वो सामने वाले ने लोन नहीं चुकाया बैंक को वापस, और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और बैंक को ये लगता है कि वो पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, मतलब सामने वाला कभी भी वो पैसा वापस नहीं दे पाएगा, तो बैंक क्या करेगा, उस एसेट को राइट ऑफ कर देगा, यानी कि उसको बैड डेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब ये है कि कैपिटल कितना होना चाहिए टू फेस दी लॉसेस। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का जो फॉर्मूला है, यानी कि CAR परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, वो होता है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि न्यूमरेटर में आप कैपिटल ले रहे हो और डिनोमिनेटर में रिस्क वेटेड एसेट्स ले रहे हो। मतलब न्यूमरेटर में कैपिटल आ गया, डिनोमिनेटर में एसेट्स आ गए, यानी कि जो लोन्स एडवांसेस दिए उसको रिस्क वेट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब टीयर 1 कैपिटल क्या होता है? टीयर 1 कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसे हम कोर कैपिटल भी कहते हैं। और टीयर 2 कैपिटल का मतलब है रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाइब्रिड सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, जिसे हम सप्लीमेंट्री कैपिटल भी कहते हैं। तो कुल मिला के हमको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में तो हमने कैपिटल ले लिया, अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में हम रिस्क वेटेड एसेट्स लेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है समझाने के लिए। ये एसेट्स मान के चलो बैंक के 3 एसेट्स हैं, मतलब 3 अलग अलग लोगों को बैंक ने लोन दिया है। मान के चलो 100 रुपये का लोन 3 अलग अलग बंदे को दिया है। बैंक को क्या रिस्क लगता है कि जो पहले वाला बंदा है उसको जो मैंने लोन दिया है वो शायद ही वो वापस कर पाएगा, यानी वहाँ पर हाई रिस्क है। सेकंड केस में मीडियम रिस्क है और थर्ड केस में लो रिस्क है। बैंक को ऐसा लगता है। जहाँ पर बैंक को रिस्क ज़्यादा लगता है उसको वेट भी ज़्यादा देंगे, मान के चलो 90%। जहाँ पर मीडियम लगता है वहाँ 50%, और जहाँ पर लो रिस्क लगता है बैंक वहाँ पर उस एसेट को वेट देगी 10%। जब हम रिस्क वेटेड एसेट्स निकालेंगे तो हम एसेट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 × 90%, यानी कि 90, फिर 100 × 50% यानी कि 50, और 100 × 10% यानी कि 10। जब इसका टोटल करेंगे तो हमारा आएगा रिस्क वेटेड एसेट्स 150। तो भले ही बैंक ने 300 यानी कि 300 रुपीज़ का लोन दिया, यानी कि 300 रुपीज़ का बैंक के पास एसेट है, लेकिन रिस्की एसेट्स कितने हैं? तो रिस्की एसेट्स हैं 150 रुपीज़ के बराबर। सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं बैंक के सारे जो लोन होते हैं वो रिस्की नहीं होते, मतलब उसका जो रिस्क क्लासिफिकेशन है वो हाई भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली उसको वेट दिया जाएगा और रिस्क वेटेड एसेट्स निकाले जाएंगे। यहाँ पर बैंक ने भले ही 300 रुपये का लोन दिया, यानी कि बैंक के बुक्स में 300 रुपये का एसेट दिख रहा है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वी नीड द रिस्क वेटेड एसेट्स, जो कि 150 रुपये के बराबर हैं, यानी कि 150 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पर भी हम ये डिस्कस करेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हायर द बेटर अच्छा होता है या लोअर द बेटर। तो इसके लिए हमको न्यूमरेटर देखना चाहिए और डिनोमिनेटर देखना चाहिए। न्यूमरेटर में कैपिटल है, डिनोमिनेटर में रिस्क वेटेड एसेट्स हैं। तो कैपिटल किसी भी बैंक का जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, तो न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में लिखा है रिस्क वेटेड एसेट्स, यानी कि रिस्क वेटेड एसेट जितने कम होंगे उतना अच्छा है। इसी एग्जाम्पल में अगर तीनों के तीनों लोन लो रिस्क वाले होते तो मैं क्या करता, तीनों के तीनों को 10% से मल्टीप्लाई करता, यानी कि 10 + 10 + 10, मेरा रिस्क वेटेड एसेट्स होता सिर्फ 30, जबकि अभी मेरा रिस्क वेटेड एसेट्स है 150। तो मैं ये चाहूँगा हमेशा कि मेरा रिस्क वेटेड एसेट्स कम से कम हो और मेरा कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा वो हायर द बेटर अच्छा होता है, यानी कि जितना ज़्यादा
किसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो बैंक उतना अच्छा है। दो बैंक को अगर मैं सामने रख दूं और दोनों बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको बता दूं तो आप उस बैंक को चूज़ करोगे जिस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि आपको ये पता है कि जिस बैंक को आप चूज़ कर रहे हो उसका या तो कैपिटल बहुत ज़्यादा है या तो रिस्क वेटेड एसिड्स बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ये समझने का, यानी कि रेशियो को समझने का। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज इज लोअर द बेटर एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज हायर द बेटर। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ स्वैप रेशियो यानी कि एक्सचेंज रेशियो के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग के डिस्कशन में ये तो याद करा दिया था कि आपको अक्वायर्ड का डेटा ऊपर लेना है और अक्वायरर का डेटा नीचे लेना है। ये तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन हर बार ऐसा करना है? नहीं, हर बार ऐसा नहीं करना। आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि स्वैप रेशो निकालने के लिए जो आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हो वो एलिमेंट हायर द बेटर है या लोअर द बेटर। फॉर एग्जांपल, अगर स्वैप रेशो निकालने के लिए आपने ग्रॉस एनपीए यूज़ किया तो मैंने आपको सिंस सिखाया हुआ है कि ग्रॉस एनपीए लोअर द बेटर अच्छा होता है। आप भले फॉर्मूले में अक्वायर्ड का ग्रॉस एनपी अपॉन अक्वायरर का ग्रॉस एनपी लोगे, मान के चलो वो 8:1 आंसर आ रहा है, इसको आप स्विच कर दोगे यानी आप इसको 1:8 बोलोगे। समझ रहे हो मेरी बात? जब भी स्वैप रेशो निकालना हो तो स्वैप रेशो में अक्वायर्ड का डेटा ऊपर लेना है और अक्वायरर का डेटा नीचे लेना है, इतना तो ठीक है। लेकिन अगर जो एलिमेंट आपने यूज़ किया वो लोअर द बेटर अच्छा होता है, यानी कि वो कम से कम उतना अच्छा होता है, तो आप क्या करोगे, आप स्विच कर दोगे जो भी आपका फाइनल आंसर आने वाला है। यानी कि अगर आपका आंसर 8:1 आया है, इसको आप स्विच कर दोगे और इसको 1:8 बना दोगे। फॉर एग्जांपल, इसी के सामने अगर मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को रखूं तो अक्वायर्ड का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिवाइडेड बाय अक्वायरर का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको यहाँ पर स्विच नहीं करूँगा। मतलब मेरा अगर आंसर आ रहा है 0.3125:1 तो उसको 0.3125:1 ही रखूँगा, उसको बदलूंगा नहीं, उसको स्विच नहीं करूँगा। सेम गोज फॉर एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। अक्वायर्ड का एमपीएस ऊपर, अक्वायरर का एमपीएस नीचे। मेरा अगर आंसर आ रहा है 0.125:1 तो इसको स्विच नहीं करूँगा। और अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात चल रही है, अक्वायर्ड का बीवीपीएस अपन अक्वायरर का बीवीपीएस 0.10:1 आ रहा है, तो इसको मैं स्विच नहीं करूँगा, क्योंकि सारे के सारे जो रेशियोज़ हैं ये हायर द बेटर अच्छे होते हैं। यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना अच्छा होगा, यानी कि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। मार्केट प्राइस पर शेयर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। बुक वैल्यू पर शेयर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। स्विच कहाँ पर करना है? वहाँ पर स्विच करना है जहाँ पर जो एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हो स्वैप रेशियो निकालने का वो लोअर द बेटर है, वहाँ पर आपको स्विच करना है। 8:1 आया तो उसको 1:8 बोलना है एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है स्वैप रेशियो की, कि अगर स्वैप रेशियो का जो एलिमेंट है वो लोअर द बेटर है तो वहाँ पे स्विच कर देना, और यदि अगर वो हायर द बेटर है, जो कि यूजुअली होता है जैसे कि ईपीएस रेशियो, एमपीएस रेशियो, वो हायर द बेटर होते हैं, तो वहाँ पर स्विच नहीं करना, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर में कैश फ्लो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो कैश फ्लो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम, यानी कि टेबल प्लस फॉर्मूला। ये हमने डिस्कस किया था इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में। मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम, जहाँ पर एक टेबल बनाते थे और फॉर्मूला यूज़ करते थे। ये फॉर्मूला होता था कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम का। तो यहाँ पर भी यानी कि मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर में हम मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम का फंडा यूज़ करेंगे, यानी टेबल प्लस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम डिस्काउंट करेंगे कैश फ्लोज को, यानी कि यहाँ पर हम डिविडेंड को डिस्काउंट नहीं करेंगे, डिविडेंड की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कैश फ्लो की बात करेंगे और कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे। यानी कि मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम का जो फंडा है वो कैश फ्लो पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर में, वो सॉल्व होता है मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम का फंडे यूज़ करके, यानी कि टेबल प्लस फॉर्मूला यूज़ करके, फॉर्मूला कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम का और पूरा का पूरा कंसेप्ट मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम का। और यहाँ पे हम डिविडेंड को डिस्काउंट नहीं करेंगे, डिविडेंड की बात नहीं करेंगे, कैश फ्लो जो क्वेश्चन में दिए होंगे उसकी बात करेंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर हमको डिविडेंड का डेटा दिया रहेगा, यानी कि मर्जर एक्विजिशन चैप्टर में डिविडेंड का डेटा दिया रहेगा, वहाँ पर हमको कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम यानी कि P0 इज इक्वल टू D1/ER माइनस डी का फंडा यूज़ करना है, या फिर IV0 इज इक्वल टू D1/RE माइनस जी वाला फंडा यूज़ करना है। तो डिविडेंड के क्वेश्चन में
आपको कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम का फंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमने इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए का कंसेप्ट। ईवीए का क्या मतलब होता है? ईवीए का मतलब होता है वेदर अ कंपनी इज जनरेटिंग वैल्यू फ्रॉम द फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछता है कि क्या कंपनी वैल्यू जनरेट कर रही है क्या फ्रॉम द फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। चलिए इसको समझते हैं कि फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस का क्या मतलब होता है। फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और वैल्यू का मतलब होता है वेल्थ यानी कि रिटर्न्स। तो क्या कंपनी जो है वो रिटर्न जनरेट कर रही है क्या फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है क्या फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो हर कंपनी यानी कि हर बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, यानी कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव से काम करता है। मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न तो बिजनेस देगा ही, लेकिन ये जो रिटर्न बिजनेस देगा ये कितना होगा, यानी कि ये कॉस्ट ऑफ फंड से अगर ज़्यादा होगा तब मैं कहूँगा कि जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो पॉजिटिव है, और अगर ये कॉस्ट ऑफ फंड से कम होगा तो मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नेगेटिव है। मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो बिज़नेस होता है ना वो भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैंने किसी बिज़नेस में पैसा लगाया, तो वहाँ पर भी मैं उसको इन्वेस्टमेंट ही कहूँगा, और उससे आया हुआ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम द बिज़नेस को मैं कहूँगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि क्या कंपनी रिटर्न कमा रही है अपने इन्वेस्टमेंट से। कितना रिटर्न? तो इतना रिटर्न कि उसका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम है और उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। यानी कि ईवी अगर पॉजिटिव होगा तो मैं कहूँगा येस द कंपनी इज जनरेटिंग वैल्यू फ्रॉम द फंड्स इन्वेस्टेड, और अगर ईवी आएगा नेगेटिव तो मैं कहूँगा नो द कंपनी इज नॉट जनरेटिंग वैल्यू फ्रॉम द फंड इन्वेस्टेड। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि ईवीए का मतलब क्या होता है। ईवीए का सिंपल मतलब होता है कि क्या कंपनी वैल्यू जनरेट कर रही है क्या फ्रॉम द फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गया ईवीए का मतलब। अब मेन बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे टू कैलकुलेट द ईवीए। तो 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले नोपैट निकालना पड़ेगा, यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट ऑपरेटिंग पैट। फिर निकालना पड़ेगा डब्ल्यू यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम KO या फिर KC भी बोलते हैं। फिर निकालेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और फिर निकालेंगे EVA यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो 4 स्टेप में आपका आंसर आएगा। पहला है नोपैट। नोपैट का मतलब होता है PBIT यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इम्पॉर्टेंट नोट, ओनली व्हेन इंटरेस्ट एक्सपेंस इज जीरो तब आपका पैट और नोपैट बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि नोपैट का एक्चुअल में मीनिंग होता है PBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सपेंस जीरो है या फिर इंटरेस्ट के बारे में डेटा नहीं दिया हुआ तब वहाँ पर हम पैट को यूज़ कर सकते हैं एज नोपैट, ये अज्यूम करके कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस निल। तो पहला पार्ट तो हो गया कि नोपैट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हमने नोपैट निकाल लिया। फिर WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम निकाल लेंगे। फिर निकालेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होगा कि बिजनेस करने के लिए कितना कैपिटल लगा हुआ है, यानी कि डेट प्लस इक्विटी। बिजनेस करने के लिए डेट भी आता है और इक्विटी भी लगाई जाती है। सो डेट प्लस इक्विटी विल बी माई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि इन SFM कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी यानी कि ESC प्लस PSC प्लस RNS माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसे हम शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं। और डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, डिवेंचर और लोन। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि करंट लाइबिलिटीज़ को नहीं लेना है और क्रेडिटर्स को नहीं लेना है वाइल कैलकुलेटिंग डेट। तो इक्विटी प्लस डेट आपका आ जाएगा कैपिटल यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हम लोग EVA निकाल लेंगे। EVA का फॉर्मूला होता है नोपैट माइनस WACC मल्टीप्लाई बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 3। तो जो हमारा स्टेप 1 है वो है नोपैट, जो कि एक तरीके का रिटर्न है यानी कि प्रॉफिट है। और स्टेप 2 को जब आप स्टेप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप WACC को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक तरीके से आप कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस ले रहे हो। तो आपको दिख रहा होगा कि आप दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, एक तो है रिटर्न यानी कि प्रॉफिट और दूसरा है कॉस्ट ऑफ फंड्स। और यहाँ पे अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब सिंपल है
कि आपका जो रिटर्न या प्रॉफिट है दैट इज़ मोर देन दी कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि आपका ईवीए पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है और प्रॉफिट यानी कि नोपैट कम है तो आपका ईवीए नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू एडेड काम करता है, नोपैट माइनस WACC इंटू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मार्केट वैल्यू एडेड की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो समझ लिया, यानी कि 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मार्केट वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू एडेड निकालने का ये फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा है। सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ले लोगे, यानी कि MPSP 0 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ले लोगे, यानी कि MVOE ले लोगे। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ डेट उसमें जोड़ दोगे, यानी कि MVOD जोड़ दोगे। माइनस कर दोगे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि ESC प्लस PSC प्लस RNS माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि BVOE माइनस कर दोगे। और उसमें से बुक वैल्यू ऑफ डेट भी माइनस कर दोगे, यानी कि BVOD माइनस कर दोगे। यानी कि कुल मिलाकर क्या कर रहे हो, MVOE प्लस MVOD माइनस BVOE माइनस BVOD ऐसा कर रहे हो, तो आपका मार्केट वैल्यू एडेड आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द डेट तो आपको अज्यूम करना है कि 2 इज इक्वल टू 4, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ डेट। तो अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मार्केट वैल्यू एडेड आ जाएगा, यानी MVA। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू एडेड, MVOE प्लस MVOD माइनस BVOE माइनस BVOD। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार हमें ईवीए डिविडेंड निकालना पड़ता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है मैक्सिमम डिविडेंड द कंपनी कैन पे बिफोर वैल्यू ऑफ कंपनी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। यहाँ पर हमको ईवीए डिविडेंड निकालना होता है। सिंपली आपको क्या करना है, ईवीए जो आपने निकाला यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आपने जो निकाला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देना, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी ईवीए डिविडेंड एंड दैट विल बी द मैक्सिमम डिविडेंड द कंपनी कैन पे बिफोर द वैल्यू ऑफ कंपनी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो दिस इज ईवीए डिविडेंड। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग क्यों की जाती है? कंपनी इज़ फेसिंग ह्यूज लॉसेस, इसके कारण रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा द फाइनेंशियल आइटम्स। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है रीवैल्यू कर देना फाइनेंशियल आइटम्स को, यानी एसेट्स को रीवैल्यू कर लेना और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर लेना, यानी कि या तो उसकी वैल्यू बढ़ाना या तो उसकी वैल्यू कम करना, यानी एसेट की वैल्यू बढ़ाना या एसेट की वैल्यू कम करना, लाइबिलिटी बढ़ाना या लाइबिलिटी कम करना कहलाता है रीस्ट्रक्चर द फाइनेंशियल आइटम्स, यानी कि फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। तो कभी भी अगर आप फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड सुनेंगे अपने लाइफ में तो आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पर आप रीस्ट्रक्चर करने वाले हो फाइनेंशियल आइटम्स को, यानी कि रीवैल्यू करने वाले हो एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को, यानी कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ाओगे या कम करोगे, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ाओगे और या कम करोगे। यहाँ पर हम लोग अकाउंटेंसी अप्रोच यूज़ करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले रीस्ट्रक्चरिंग या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ओपन करेंगे, फिर अलग अलग जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे और प्रिपेयर करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट। ये हम वर्किंग नोट में करेंगे और फाइनली हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट फॉर दी SFM पर्पस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने अकाउंटेंसी अप्रोच यूज़ किया और अकाउंटेंसी अप्रोच से हम लोग पहले 3 स्टेप्स को वर्किंग नोट में दिखाएंगे और फाइनली SFM पर्पस के लिए एक स्टेटमेंट बना लेंगे। ठीक है, यानी कि एसेट्स को इंक्रीज करना डिक्रीज करना, लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज करना डिक्रीज करना, यानी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीमर्जर क्या होता है डिस्कस करते हैं। डीमर्जर का मतलब होता है कि एक मेन कंपनी होती है बिफोर मर्जर, उससे एक दूसरी कंपनी यानी डीमर्ज कंपनी अलग हो जाती है, यानी डीमर्ज हो जाती है और कुछ कुछ एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसके पास और कुछ कुछ लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है उसके बाद, यानी कि डीमर्जर के बाद दो कंपनियां एग्जिस्टेंस में आ जाती है। एक होती है मेन कंपनी आफ्टर मर्जर और एक होती है डीमर्ज्ड कंपनी। डीमर्जर में क्या होता है, मेन कंपनी अलग है और डीमर्ज कंपनी अलग है। अब डीमर्ज कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, वो विदाउट एनी कंसिडरेशन मेन कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे दिए जाते हैं, यानी कि जो मेन कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं आफ्टर मर्जर, दोज आर द शेयर होल्डर्स हु आर ऑल्सो द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मेन कंपनी के शेयर होल्डर ने इंटरेस्ट दिखाया था मेन कंपनी में तो उनका शेयर परचेज किया था, यानी 100% पैसा दे दिया था और मेन कंपनी का शेयर खरीद लिया था। अब अगर मेन कंपनी चाहती है कि अपने 40% के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करके एक नया कंपनी बना ले, तो नया कंपनी भले बन जाएगी लेकिन जो मेन कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके हाथों से तो 100% पैसा
ले लिया गया था, यानी 100% मनी ले ली गई थी। अब अगर उन्होंने डीमर्ज कंपनी बना दी, यानी डीमर्ज कंपनी अलग कर दी, तो भी तो उनको डीमर्ज कंपनी के शेयर्स मिल जाने चाहिए विदाउट एनी कंसिडरेशन, क्योंकि ऑलरेडी कंसिडरेशन तो पे कर दिया गया था बाय द मेन कंपनी शेयर होल्डर्स टू द मेन कंपनी। इसीलिए डीमर्जर के समय डीमर्ज कंपनी के जो शेयर्स हैं वो विदाउट एनी कंसिडरेशन दे दिए जाते हैं टू द मेन कंपनी शेयर होल्डर्स, एंड नाउ द मेन कंपनी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, यानी कि इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एलरॉन लिमिटेड प्लान्स टू अक्वायर डूम लिमिटेड। द रेलिवेंट फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द टू फर्म्स प्रायर टू द मर्जर अनाउंसमेंट आर एलरॉन लिमिटेड, डूम लिमिटेड। मार्केट प्राइस पर शेयर ₹50, ₹25, number of outstanding shares 20 lakhs and 10 lakh. The merger is expected to generate the gains which have a present value of 200 lakh. So what is 200 lakh? 200 lakh is the present value of the gains, यानी कि सिनर्जी। जो सिनर्जी मैंने आपको पढ़ाया था वो यही है, यानी कि 200 lakhs, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गेन्स। द एक्सचेंज रेशियो अग्री टू इज 0.5, यानी कि 0.5:1, यानी कि 0.5 शेयर ऑफ द एक्वायरर फॉर 1 शेयर ऑफ द एक्वायर्ड। What is the true cost of the merger from the point of view of Elrond Limited? तो Elrond Limited ये मेरा acquirer है और Doom Limited मेरा acquired है, यानी कि acquirer टेक ओवर करना चाहता है acquired को। सिनर्जी की बात कर रहा था मैं। सिनर्जी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गेन्स, यानी कि 200 लाख रुपीज़। एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है 0.5:1, यानी कि 0.5 शेयर्स ऑफ द एलरॉन लिमिटेड फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ द डूम लिमिटेड। तो नंबर ऑफ न्यू अक्वायरर शेयर्स इज इक्वल टू 0.5/1, यानी कि एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय अक्वायर्ड का नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 10 लाख शेयर ऑफ द अक्वायर्ड। तो आंसर आएगा 5 लाख शेयर ऑफ द अक्वायरर, यानी कि एलरॉन लिमिटेड अपने 5 लाख शेयर्स दे देगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डूम लिमिटेड। तो कंबाइंड नंबर ऑफ अक्वायरर शेयर्स आ जाएंगे 20 लाख शेयर्स, यानी कि 20 लाख शेयर्स ऑलरेडी एलरॉन लिमिटेड के इशू किए हुए थे, 5 लाख शेयर्स और इशू कर देगा, टोटल 25 लाख शेयर्स इशू हो चुके होंगे। ये कैसे बटे होंगे, यानी कि 25 लाख शेयर्स का अगर ब्रेकअप देखें ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो पता चलेगा कि एलरॉन लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी थे उनके पास कितना परसेंटेज होल्डिंग है। तो 20 लाख शेयर्स अपॉन 25 लाख शेयर्स इंटू 100, यानी कि 80% उनका शेयर होल्डिंग है। और डूम लिमिटेड के पास कितना है, तो 5 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, यानी कि 20% शेयर होल्डिंग है। तो अक्वायरर यानी एलरॉन लिमिटेड में 80% जो शेयर होल्डिंग है वो उसके ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास है, और 20% जो शेयर होल्डर्स हैं वो अभी अभी शेयर होल्डर बने हैं, यानी कि वो डूम लिमिटेड के शेयर होल्डर हुआ करते थे, अब वो एलरॉन लिमिटेड के शेयर होल्डर बन गए हैं। अब निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी। उसका फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्वायरर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड प्लस सिनर्जी। 50 रुपीज़ पर शेयर इंटू 20 लाख शेयर्स is the market value of the acquirer. 25 rupees per share into 10 lakh shares is the market value of the acquired plus 200 lakh synergy. 1000 lakh plus 250 lakh plus 200 lakh, यानी कि 1450 lakhs is the market value of the merged company. यानी कि एलरॉन लिमिटेड अब जो बन चुकी है, यानी कि मर्ज कंपनी बन चुकी है, उसका वैल्यू अगर आप निकालोगे दैट इज़ 1450 लाख रुपीज़। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी हेल्ड बाय डूम लिमिटेड शेयर होल्डर्स। तो अगर मैं डूम लिमिटेड शेयर होल्डर्स को सामने खड़ा कर दूं तो उनके पास 20% शेयर्स हैं पूरी कंपनी के। पूरी कंपनी कितने की है, तो पूरी कंपनी 1450 लैक्स की है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके पास जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू आज की डेट में है 290 लाख रुपीज़। मतलब उनके पास जो 20% शेयर होल्डिंग है वो किस कंपनी की है, तो एलरॉन लिमिटेड की है। यानी 20% शेयर होल्डिंग डूम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास एलरॉन लिमिटेड का है, और एलरॉन लिमिटेड की वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू है 1450 लैक्स, यानी कि 1450 लैक्स इंटू 20%, 290 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं डूम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास ऑफ द एक्वायरर कंपनी। मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी हेल्ड बाय डूम लिमिटेड शेयर होल्डर्स, यानी कि डूम लिमिटेड जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास डूम लिमिटेड का
कितना शेयर होल्डिंग था, तो उनके पास 100% शेयर होल्डिंग था। वो कंपनी कितने की थी, वो कंपनी थी 250 लाख की। तो हम ये कह सकते हैं कि डूम लिमिटेड शेयर होल्डर्स जो थे उनके पास 250 लाख विच इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड, उतनी वैल्यू का डूम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास एक एसेट था, यानी कि इन्वेस्टमेंट थी। तो 250 लाख की इन्वेस्टमेंट उनके पास थी, यानी कि उनके पास एक्वायर्ड कंपनी थी जो कि 250 लाख की थी। अब उन्होंने 250 लाख की चीज़ दे दी और उनको 290 लाख की चीज़ मिल गई, यानी कि 20% ऑफ 1450 लैक्स मिल गया। तो कुल मिला के ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर फॉर एलरॉन लिमिटेड इज़ 40 लाख रुपीज़, यानी कि 290 लाख रुपीज़ माइनस 250 लाख। मतलब ये हुआ कि एलरॉन लिमिटेड को अपना 290 लाख रुपीज़ निकाल के देना पड़ा टू अक्वायर समथिंग विच इज़ वर्थ 250 लाख। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डूम लिमिटेड को अगर आप एक प्रोडक्ट समझ लो कि वो एक सामान है, वो सामान जिसके पास है उसके पास वो जो चीज़ है उसके लिए वो 250 रुपये की चीज़ है। मैंने उससे वो चीज़ मांगी तो उसने बोला 290 रुपये लगेगा, तो मैंने उसको 290 रुपये निकाल के दे दिए और उसने मुझे चीज़ दे दी। यानी कि 250 रुपये की चीज़ को पाने के लिए, यानी कि 250 की चीज़ को पाने के लिए मुझे 290 देना पड़ा, यानी कि 40 रुपये ज़्यादा देने पड़े। दिस 40 रुपये इज़ नथिंग बट द ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर फॉर एलरॉन लिमिटेड, यानी कि एक्वायरर। मतलब उसको डूम लिमिटेड चाहिए था बट डूम लिमिटेड उसको 250 लाख में नहीं मिला, उसको 290 लाख में मिला। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द इक्विटी शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड are currently being traded at rupees 24 per share in the market. XYZ Limited has total 10 lakh equity shares outstanding in number and promoters equity holding in the company is 40%. PQR Limited wishes to acquire XYZ Limited because of likely synergies, यानी PQR Limited हमारा होने वाला है acquirer और XYZ Limited है acquired. The estimated present value of these synergies is 80 lakh. तो synergy का value दिया हुआ है 80 lakh. Further, PQR feels that the management of XYZ Limited has been overpaid. With better motivation, lower salaries and fewer perks for the top management will lead to savings of rupees 4 lakh per annum. मतलब PQR जो कि acquirer है उसको फील हो रहा है कि जो कंपनी वो अक्वायर करने जा रहा है यानी XYZ, उसका जो मैनेजमेंट है दैट हैज़ बीन ओवर पेड, उनको फिर क्या करेंगे, उनको फिर सैलरीज और पर्क्स यानी कि बेनिफिट्स कम देंगे, जिससे कि कंपनी को आने वाले समय में यानी कि विल लीड टू सेविंग्स ऑफ 4 लाख पर एनम। यानी कि जब PQR लिमिटेड XYZ लिमिटेड को अक्वायर कर लेगा तो PQR ही सारा डिसीजन मेकिंग करेगा। यानी PQR अब बोलेगा कि टॉप मैनेजमेंट को सैलरी कम दो और टॉप मैनेजमेंट को पर्क्स यानी कि बेनिफिट्स वगैरह भी कम दो, जिससे कि ओवरऑल कंपनी को 4 लाख का सेविंग होगा हर साल, पर एनम का मतलब हर साल। टॉप मैनेजमेंट विद देयर फैमिलीज आर द प्रमोटर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, यानी कि जो कंपनी में पैसा लगाए हैं यानी इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी शुरू की यानी कि प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स ही इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है। यानी कि कंपनी को जिन्होंने चालू किया वही टॉप मैनेजमेंट है, जो कि PQR लिमिटेड को लग रहा है ओवर पेड है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज सेविंग्स वुड ऐड 30 लाख रुपीज़ इन दी वैल्यू टू द एक्विजिशन। यानी कि जो 4 लाख पर एनम यानी कि हर साल सेविंग होगी, उसके अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो 30 लाख आ रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको दो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको सिनर्जीज का प्रेजेंट वैल्यू 80 लाख और दूसरा है 30 लाख। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग PQR लिमिटेड यानी कि एक्वायरर। EPS दिया हुआ है ₹4, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 15 लाख एंड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ₹40। रिक्वायर्ड है व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर विच PQR लिमिटेड कैन ऑफर, यानी कि एक्वायरर कैन ऑफर टू पे फॉर XYZ लिमिटेड। तो PQR लिमिटेड मेरा एक्वायरर है जो टेक ओवर करना चाहता है एक्वायर्ड को यानी XYZ लिमिटेड को। PQR लिमिटेड यानी कि एक्वायरर, उसका मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है 40 रुपीज़ पर शेयर। XYZ लिमिटेड यानी कि एक्वायर्ड, उसका मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है 24 रुपीज़ पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स 15 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स। प्रमोटर की होल्डिंग दी हुई है XYZ लिमिटेड में 40%।
और यहाँ पर प्रोमोटर का मतलब ही टॉप मैनेजमेंट है। ईपीएस दिया हुआ है पीक्यूआर का 4 रुपीज़ पर शेयर। हमें निकालना है मैक्सिमम प्राइस पर शेयर दैट अक्वायरर कैन ऑफर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी बिफोर मर्जर इज 10 लाख शेयर्स इंटू 24 रुपीज़। यानी XYZ लिमिटेड का अगर आप मार्केट वैल्यू निकालोगे इट विल बी 24 रुपीज़ पर शेयर इंटू 10 लाख शेयर्स, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कंपनी, यानी कि XYZ लिमिटेड। सिनर्जी गेन होने वाला है 80 लैक्स मर्जर के कारण, और सेविंग ऑफ ओवर पेमेंट होने वाला है 30 लाख। तो द मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ द अक्वायर्ड यानी XYZ आफ्टर मर्जर होने वाला है 3 करोड़ 50 लाख। तो द मैक्सिमम प्राइस दैट अक्वायरर कैन ऑफर इज 3 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख शेयर्स, यानी कि अक्वायर्ड के शेयर्स, आंसर आएगा 35 रुपीज़, यानी कि एक शेयर ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी 35 रुपये के बराबर है, और इतना ही अक्वायरर को देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सेकंड है कि व्हाट इज़ द मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर एट विच द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड यानी प्रमोटर्स ऑफ XYZ लिमिटेड जिनके पास 40% शेयर होल्डिंग है विल बी विलिंग टू ऑफर देयर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब क्या मिनिमम प्राइस ऑफर करना चाहिए अक्वायर्ड के मैनेजमेंट को सो दैट दे कैन एक्सेप्ट। मतलब उससे कम अगर आप ऑफर करोगे तो मानेंगे ही नहीं। मिनिमम कितना होना चाहिए? तो मिनिमम होना चाहिए वैल्यू ऑफ XYZ लिमिटेड मैनेजमेंट होल्डिंग निकालेंगे, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर अक्वायर्ड कंपनी बिफोर मर्जर निकाला था 24 रुपीज़ इंटू 10 लाख। यहाँ पर हम करेंगे 24 रुपीज़ इंटू 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, क्योंकि मैनेजमेंट के पास 40% शेयर होल्डिंग है, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख की तो कंपनी है, जिसमें से 96 लाख रुपीज़ का जो होल्डिंग है कंपनी में वो मैनेजमेंट के पास है। ऐड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लॉस ऑफ रेमुनरेशन टू द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि सिंस PQR लिमिटेड अब अक्वायर करने जा रहा है XYZ लिमिटेड को, और PQR लिमिटेड ये बता दे रहा है XYZ लिमिटेड को कि अगर उसने अक्वायर कर लिया तो XYZ लिमिटेड के प्रमोटर्स को यानी कि मैनेजमेंट को सैलरी कम देंगे, पर्क्स कम देंगे, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है 30 लाख। यानी कि 30 लाख रुपीज़ अगर प्रमोटर को कम दोगे यानी कि मैनेजमेंट को कम दोगे तो उनके लिए वो लॉस है, तो उनको उसका भी भरपाई होना चाहिए आज ही की डेट में, यानी कि उनको 30 लाख रुपए और दे देने चाहिए। यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द अक्वायर्ड यानी XYZ कंपनीज मैनेजमेंट शेयर्स इज 1 करोड़ 26 लाख एंड नॉट 96 लाख, क्योंकि 30 लाख रुपए का जो लॉस है वो मैनेजमेंट को होने जा रहा है यानी प्रमोटर्स को होने जा रहा है, तो उस चीज़ की प्रमोटर भरपाई करवाएगा अक्वायरर से यानी कि PQR लिमिटेड से, यानी कि उसे 30 लाख रुपए और मांगेगा, यानी 1 करोड़ 26 लाख रुपीज़ टोटल मांगेगा। नंबर ऑफ शेयर्स विद द मैनेजमेंट 4 लाख शेयर्स यानी कि 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 40% 4 लाख शेयर्स, तो एक शेयर कितने का होना चाहिए? एक शेयर होगा मिनिमम प्राइस 1 करोड़ 26 लाख अपॉन 4 लाख शेयर्स, यानी 31.50 का एक शेयर होना चाहिए, यानी कि वन शेयर जो प्रमोटर के पास है उसके बदले में 31.5 रुपीज़ देने चाहिए मिनिमम बाय द अक्वायरर टू द अक्वायर्ड यानी कि XYZ लिमिटेड के प्रमोटर्स को। उससे क्या होगा? उससे उनके पास जो शेयर है जो कि 24 रुपये का शेयर है वो उनको मिल जाएगा, और जो उनको लॉस होने वाला है 30 लाख रुपए का वो भी उनको मिल जाएगा, यानी कि 24 रुपये की जगह 31.5 उनको मिलेगा, बिकॉज उनको फ्यूचर में रेमुनरेशन हम लोग नहीं देंगे, यानी कि 30 लाख रुपए का प्रमोटर्स को यानी मैनेजमेंट को नुकसान होगा, उसकी भरपाई आज ही PQR लिमिटेड करेगा टू द XYZ लिमिटेड प्रमोटर्स। इस तरीके से सॉल्व होता है आपका मिनिमम प्राइस पर शेयर एंड मैक्सिमम प्राइस पर शेयर का क्वेश्चन। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।